हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 10th एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 8वां है। यहां पर हम लोग उपन्यास, समाज और इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग उपन्यास और समाज पर उपन्यास के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। उपन्यास को अगर हम समझने का प्रयास करें तो उपन्यास जो है कहानी का ही एक बड़ा रूप है। आप लोगों ने कहानियाँ पढ़ी होंगी। कहानियों में जो भी कथानक या कथावस्तु होती है वो संक्षेप में दी हुई होती है। वहीं उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में सभी किरदारों को, उसकी कथानक या कथावस्तु को विस्तार में समझाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उपन्यास जो है कहानी का ही एक बड़ा रूप है। उपन्यास का जो विकास है ये मुद्रण के विकास के बाद हुआ है। जब यूरोप में बड़े पैमाने पर छपाई होने लगी है, बड़े पैमाने पर किताबें छपने लगी हैं, उसके बाद उपन्यास छापे जाने लगे हैं। तो यहाँ पर उपन्यास का उदय का इतिहास बताया गया है। उपन्यास जो है साहित्य की एक आधुनिक विधा है और इसकी पैदाइश जो है छापे खाने के मशीनी आविष्कार के साथ हुई है। उपन्यास ने पहले पहले अपनी जो जड़ें हैं इंग्लैंड और फ्रांस में जमाई हैं। देखिए, उपन्यास जो है 17वीं सदी से ही लिखे जाने लगे थे, लेकिन इनका जो वास्तविक विकास है ये 18वीं सदी में जाकर हुआ है। स्टार्टिंग में इनके पाठकों में इंग्लैंड और फ्रांस के जो पारंपरिक भद्र समाज के लोग थे, भद्र का मतलब जो कुलीन वर्ग के लोग थे, वो शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े पैमाने पर उपन्यास छापे जाने लगे हैं तो समाज के जो अन्य तबके के लोग हैं वो भी इनके पाठक बन गए हैं। उपन्यास के कथानक या कथावस्तु की बात करें तो इसके लेखकों ने अपने हिसाब से इसके कथानक या कथावस्तु को सेट किया है। कुछ लोगों ने समाज से प्रेरणा लेकर उपन्यास लिखे हैं तो कुछ लोगों ने कल्पना जगत का उपन्यासों में समावेश किया है। तो यहाँ पर एक लेखक हैं हेनरी फील्डिंग। इन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अपने लिए एक अलग साम्राज्य खुद बनाया है जहाँ पर उन्हीं के बनाए कानून चलते हैं। वहीं वाल्टर स्कॉट ने स्कॉट लोकगीतों को याद और जमा करके स्कॉट वंशावली और उनके लड़ाइयों पर लिखे अपने उपन्यासों में उनका उपयोग किया है। देखिए, उपन्यास जो हैं एक तो कहानी के रूप में लिखे जाते हैं और एक उपन्यास होते हैं खतूती या फिर पत्रात्मक उपन्यास। तो इनमें जो है निजी पत्रों को आधार बनाया जाता है। निजी पत्रों के आधार पर ये उपन्यास लिखे जाते हैं। 18वीं सदी में लिखे गए सैमुअल रिचर्डसन के उपन्यास पामेला में पूरी कहानी प्रेमियों के आपसी खतों के जरिए कही गई है। तो यहाँ पर सैमुअल रिचर्डसन का जो उपन्यास पामेला है ये एक पत्रात्मक उपन्यास की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं प्रकाशन बाजार की। देखिए, जैसा कि आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में उपन्यास के जो पाठक थे वो भद्र समाज के लोग थे, यानी कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे वही थे। उसका रीजन ये था कि उपन्यास शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे, काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, तो आम जन को इन्हें पढ़ पाना संभव नहीं था। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि समाज के गरीब तबके काफ़ी अरसे तक प्रकाशन के बाजार से बाहर रहे। हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स ये 6 खंडों में प्रकाशित हुआ और हर खंड की कीमत 3 शिलिंग थी, जो कि उस समय एक औसत मजदूर के हफ्ते भर की कमाई होती थी। तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी पहुँच से उपन्यास बाहर थे। केवल जो कुलीन वर्ग के लोग हैं या धनाढ़ लोग हैं वही लोग उपन्यास के पाठक थे। 1740 में किराए पर चलने वाले पुस्तकालयों की स्थापना के बाद लोगों के लिए किताबें सुलभ हो गई हैं और अब आम जन भी किताबें पढ़ने लगे हैं। फ्रांस में तो यहाँ तक कि किताबें जो थी या उपन्यास जो थे वो घंटों के हिसाब से दिए जाने लगे थे। उपन्यासों की लोकप्रियता के कई कारण थे। इनमें जो रची जा रही दुनिया थी ये विश्वसनीय और दिलचस्प लगती थी और ये सच टाइप लगती थी, यानी लोग जब इसे पढ़ते थे तो एक अलग ही दुनिया में चले जाते थे, कल्पना जगत की दुनिया में वो पहुँच जाते थे। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि उपन्यास पढ़ते हुए पाठक किसी और दुनिया में चला जाता था और संसार को किताब के किरदार की नज़र से देखने लगता था। यानी किताब में जिस तरह से किरदार दिखाए गए हैं, जैसी दुनिया की बात की गई है, उसी नज़र से इस दुनिया को लोग पाठक देखने लगते थे। देखिए, कुछ उपन्यास जो हैं धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुए हैं। धारावाहिक का मतलब आप जानते हैं, सीरियल के रूप में। जैसे आप देखते हैं कि एक सीरियल का एक एपिसोड आज आ गया, अगला कल आएगा, अब उससे अगला तीसरे दिन आएगा। ऐसे करके कुछ लेखकों ने जो उपन्यास हैं धारावाहिक रूप में प्रकाशित किए हैं ताकि जो पाठक हैं उनके अंदर दिलचस्पी बनी रहे। चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास पिकविक पेपर्स का 1836 में एक पत्रिका में धारावाहिक रूप में छपना एक महत्वपूर्ण घटना थी। यानी इन्होंने अपना जो उपन्यास है पिकविक पेपर्स, तो ये 1836 में की पत्रिका निकलती थी, उसमें इन्होंने इसको धारावाहिक रूप से छापा था। चार्ल्स डिकेंस का पहला प्रकाशन बोझ बाई स्केजेस के नाम से प्रकाशित हुआ था और यह पत्रकारी निबंधों का संग्रह था। चार्ल्स डिकेंस द्वारा संपादित पत्रिका ऑल द ईयर राउंड में डिकेंस के उपन्यास धारावाहिक रूप में छपते थे। यानी कि इन्होंने अपनी उपन्यास की अलग से पुस्तक नहीं निकाली है, बल्कि अपनी पत्रिका में ही उपन्यास को एपिसोड के रूप में या धारावाहिक के रूप में छापा है। यहाँ पर रूसी उपन्यासकार के बारे में बताया गया है
लियो टॉल्स्टॉय जो एक रूसी उपन्यासकार थे जिन्होंने ग्रामीण जीवन और समुदाय के बारे में काफी कुछ लिखा था। उपन्यासों की दुनिया। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपन्यासों में केवल राज्यों या साम्राज्यों इन सब की बात नहीं की गई थी, बल्कि जो आम लोगों की जिंदगी थी, आम लोगों की जो रोजाना की जिंदगी थी, इसका भी चित्रण देखने को मिलता था। चार्ल्स डिकेंस जैसे उपन्यासकारों ने लोगों के जीवन और चरित्र पर औद्योगिकरण के जो दुष्प्रभाव हैं इनके बारे में लिखा, क्योंकि उस समय तक 19वीं सदी के मध्य में औद्योगिकरण आरंभ हो गया था। तो कई उपन्यासकारों ने औद्योगिकरण के जो दुष्परिणाम थे उनके ऊपर भी उपन्यास लिखे थे। तो यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास है हार्ड टाइम्स। इसमें वर्णित कोक टाउन एक उदास काल्पनिक औद्योगिक शहर है जहाँ पर मशीनों की भरमार है। मजदूरों की मशीन चलाने के अलावा उनकी वहाँ पर कोई और अस्मिता नहीं है, यानी केवल और केवल मजदूर जो हैं वो मशीन चलाने के लिए रखे गए हैं, उनकी और कोई वहाँ पे वैल्यू नहीं है। ये बात इन्होंने अपने उपन्यास हार्ड टाइम में बताई थी। इसके अलावा डिकेंस ने औद्योगिकरण के ऊपर और भी उपन्यास लिखे हैं। डिकेंस ने औद्योगिकरण के दौर में शहरी जीवन की दुर्दशा का चित्रण अपने उपन्यास ओलिवर ट्विस्ट में किया है, जो कि एक अनाथ बच्चे की कहानी कहता है। देखिए, इसमें ओलिवर ट्विस्ट में क्या है, एक बच्चा यहाँ पर है जो कि अनाथ है, बचपन से ही अनाथ है। तो उसका जो लालन पालन हुआ है वो गरीबी में हुआ है। गरीबी, भुखमरी, जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं या जो क्राइम होता है झुग्गी झोपड़ियों में, उनमें इसका विकास हुआ है, यानी चोरी चकारी करते हुए ये बड़ा हुआ है। आगे चलकर इसको एक संपन्न व्यक्ति अडॉप्ट कर लेता है, उसके बाद इसकी जो दशा है चेंज हो जाती है। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं। एक युवा खनिक की जिंदगी पर लिखित एमिली जोला का जर्नल ये खदान मजदूरों के जो सोचनीय हालत है, दयनीय हालत है, उनका जायजा लेता है। यानी उस समय के बहुत सारे लेखकों ने समकालीन जो परिस्थितियां थी, समकालीन जो दुर्दशाएं थी, उनके ऊपर भी उपन्यास लिखे हैं। समुदाय व समाज। देखिए, उपन्यास, चूंकि उपन्यास का जो लेखन था ये शहरी लेखकों ने किया था, तो शहरी लेखकों ने केवल जो शहर की पृष्ठभूमि है उसको ही ध्यान में नहीं रखा है, बल्कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसको भी इन्होंने उठाया है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं शहरी और ग्रामीण दोनों के बीच में एक संबंध क्रिएट करने का इन्होंने प्रयास भी किया है। उपन्यासों ने शहरी पाठकों में ग्रामीण समुदायों की नीयत के साथ जुड़ने का भाव पैदा किया है। 19वीं सदी के उपन्यासकार टॉमस हार्डी ने इंग्लैंड के तेजी से गायब होते देहाती समुदायों के बारे में लिखा है। देखिए, ये वही समय था जब बड़े किसानों ने अपनी जमीनों को बाड़बंद कर लिया था और मशीनों पर मजदूर लगाकर उन्होंने बाजार के लिए उत्पादन आरंभ करवा दिया था। तो यहाँ पर उपन्यासकार टॉमस हार्डी ने जो देहाती समुदाय जो गायब होते जा रहे थे उनके बारे में यही सब चीज़ें बताई थी। हमें इस बदलाव का एहसास हार्डी के मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इसको पढ़कर पता चलता है। देखिए, उपन्यास के बारे में खास बात ये भी थी कि किसी एक ही उपन्यास में एक साथ शास्त्रीय और सड़क छाप भाषा को उपन्यास की अपनी जनभाषा के साथ मिलाकर पेश किया जा सकता है। जनभाषा मतलब जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा, उसको जनभाषा कहा जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ शास्त्रीय भाषा है, एक तरफ जो आम लोग जैसी भाषा बोलते हैं उसको भी उपन्यास में लिखा गया था, दर्शाया गया था। नई महिला। देखिए, स्टार्टिंग में उपन्यास जो थे उनके पाठकों में जो भद्र समाज के पुरुष थे वो शामिल थे, लेकिन आगे चलकर मध्य वर्ग संपन्न हुआ है। जब औद्योगिक क्रांति आई है उसके बाद मध्य वर्ग संपन्न हुआ है। मध्य वर्ग की जो औरतें वो पढ़ने लिखने लगी हैं, तो मध्य वर्ग की औरतें भी उपन्यासों से प्रभावित हुई हैं, वो भी इसकी पाठक बनी हैं। इन औरतों ने न केवल उपन्यासों का पाठन किया है बल्कि उपन्यासों की रचना भी की है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। 18वीं सदी में मध्य वर्ग और संपन्न हुए हैं, नतीजे में महिलाओं को उपन्यास पढ़ने और लिखने का अवकाश मिल सका है। कई सारे उपन्यास घरेलू जिंदगी पर केंद्रित थे। इनमें महिलाओं को अधिकार के साथ बोलने का अवसर मिला है। यानी उस समय महिलाओं की जो स्थितियाँ थी, घर में उनकी क्या दशा थी, उनके ऊपर भी उपन्यास लिखे गए थे। जैन ऑस्टिन के उपन्यासों में हमें 19वीं सदी के ब्रिटेन के ग्रामीण कुलीन समाज की झांकी देखने को मिलती है। जैन ऑस्टिन ने उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस में लिखा है कि औरतें क्यों हमेशा अच्छी शादी और पैसे की फिराक में रहती हैं। देखिए, उस समय के समाज में एक धारणा प्रचलित थी कि कोई भी स्त्री है, अगर वो किसी अमीर व्यक्ति से शादी कर लेगी तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो उस समय की जो भी माताएं होती थी वो अपनी बच्चियों को ये शिक्षा देती थी कि आपको किसी अमीर व्यक्ति को पटाना है, उसके साथ शादी करनी है, जिससे कि आपकी लाइफ सेट हो सके। तो यहाँ पर जैन ऑस्टिन लेखिका हैं, तो उन्होंने अपना उपन्यास है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें यही बात बताई है, यही बात उजागर की है। शार्लोट ब्रॉन्ट की 1847 में प्रकाशित जैन आयर में युवती जैन को आज़ाद ख्याल और दृढ़ व्यक्तित्व वाला दिखाया है। यानी कुछ उपन्यासों में क्या है कि जो युवतियां हैं उनको आज़ाद ख्याल वाला भी दिखाया है, उनको दिखाया है कि वो प्रचलित परंपराओं का विरोध कर रही हैं।
यहाँ पर और एक उपन्यास लेखक हैं जिनका नाम है जॉर्ज इलियट। इनका जो असली नाम था ये मेरी एन इवांस था। जॉर्ज इलियट इनका लेखकी नाम था। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी और इनका मानना था कि उपन्यासों से औरतों को खुद को स्वच्छंदतापूर्वक व्यक्त करने का अवसर मिलता है। यानी इनका कहना ये है कि उपन्यासों के जरिए औरतें जो है अपने आप को डिफाइन कर पाती हैं, अपने विचारों को लिख पाती हैं। युवाओं के लिए उपन्यास, देखिए उस समय समाज के हर तबके के लिए उपन्यास लिखे गए हैं, तो इसमें युवा भी शामिल हैं। किशोरों के लिए उपन्यासों में एक तरह का आदर्श पुरुष पेश किया गया था जो ताकतवर, दृढ़, स्वतंत्र और साहसी था। यानी उस समय उपन्यासों में जो भी किशोरों के लिए बातें लिखी गई हैं उनमें किशोरों को ताकतवर, दृढ़, स्वतंत्र और साहसी विचारों वाला बनने की प्रेरणा दी गई है ताकि युवाओं के अंदर इन गुणों का विकास हो सके। उस समय आप लोगों को पता ही होगा कि औपनिवेशीकरण का बोलबाला था। यूरोप के अधिकांश देश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। तो उस समय के उपन्यासों में क्या है, जो उपनिवेश स्थापित करने वाले जो नायक हैं इनको महिमामंडित किया जाता था कि भाई कोई व्यक्ति है फलानी जगह पर गया है, उसने वहाँ पर कैसे वहाँ की जो देसी जनता है उसको अपने अधीन किया है, कैसे देसी जनता को सभ्य बनाया है। ये सब बातें उपन्यासों में बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाती थीं। उपनिवेश की स्थापना करने वालों को नायक का सम्मान दिया जाता था क्योंकि वे अनजान भूभागों में उपनिवेश बनाकर उनमें राष्ट्र विकसित कर रहे थे। वहाँ पर जो असभ्य या बर्बर जनता, इनकी नज़र में वहाँ की जनता असभ्य या बर्बर थी, उस जनता से वो लोग जूझ रहे थे, उनको सभ्य बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह की बातें ये लोग अपने उपन्यासों में लिखते थे। इस विधा की किताबों में R.L. स्टीवेंसन की ट्रेजर आइलैंड और रडियार्ड किपलिंग की जंगल बुक ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो जंगल बुक उपन्यास किसने लिखा है? ये रडियार्ड किपलिंग ने लिखा है। कई बार ये पूछा गया है। ब्रिटानी साम्राज्य के बोलबाले के ज़माने में G.A. हेंटी के ऐतिहासिक साहसिक उपन्यास भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं। इसके अलावा किशोरियों की बात करें तो किशोरियों के लिए लिखी प्रेम कहानियाँ भी इसी ज़माने में खासतौर पर अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई हैं। यानी किशोरियों के लिए यहाँ पर प्रेम कहानियों वाले उपन्यास काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं। हेलेन हंट जैक्सन कृत रमोना और सूजन कुलिज के छद्म नाम से लिखने वाली सारा चौंसी बूलजी की सीरीज व्हाट केटी डिड, ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा युवतियों के बीच इन्होंने नाम कमाया है। उपनिवेशवाद के बाद, देखिए उपनिवेशवाद में शुरुआती उपन्यासों का योगदान यही था कि इन्होंने अपने पाठकों में उपनिवेशकों के महान समुदाय का हिस्सा होने का एहसास भरा। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो भी लेखक हैं उन्होंने उपनिवेश स्थापित करने की घटना को जायज़ माना है। इनका मानना ये था कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोग आदिम, बर्बर, आदिमानुष टाइप रह रहे हैं, तो यूरोप के लोगों का फर्ज बनता है कि वो वहाँ पर जाएं, वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित करें और उन लोगों को सभ्य बनाएं। तो उस समय के जो भी लेखक हैं उन्होंने उपनिवेश की घटना को जायज़ माना है, वैलिड माना है। डैनियल डेफो कृत रॉबिन्सन क्रूसो का नायक साहसिक यात्री होने के साथ साथ एक दास व्यापारी है जिसने एक देशी को मुक्त कराकर उसे वह अपना गुलाम बना लेता है। तो इस उपन्यास में भी लेखक ने यह दर्शाया है कि यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो नायक है, उसने जिस व्यक्ति को आज़ाद करवाया है, जिसको अपना गुलाम बनाया है, कहीं ना कहीं उस पर एहसान किया है। ऐसा करने से वो उसका विकास कर पाएगा। इस तरह की बातें इसने अपने उपन्यास में वर्णित की थी। तो उस दौर में ज़्यादातर लेखक जो थे उपनिवेशवाद को एक सहज और कुदरती परिघटना मानते थे। जिन्हें उपनिवेशीकृत या गुलाम बनाया गया था उन लोगों को आदि मानुष, बर्बर और इंसान से कमतर माना जाता था। तो उस समय के लेखकों के मन में यही था कि उपनिवेश स्थापित करना यूरोप के लोगों का एक धर्म है ताकि यूरोप के लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ पर लोगों को सभ्य बना पाएं। हालांकि बाद के समय में कई ऐसे अन्य लेखक भी हुए हैं जिन्होंने उपनिवेश स्थापित करने के बाद वहाँ पर जो बर्बरता हुई है, वहाँ पर जो घृणित कृत्य किए गए हैं, उनकी आलोचना की है। 20वीं सदी में जाकर ही जोसेफ कॉनरेड जैसे लेखकों ने अपने उपन्यासों में औपनिवेशिक गुलामी के पक्ष को उजागर किया है। यानी कुछ लेखक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने बाद के समय में जो औपनिवेशिक गुलामी है उसके पक्ष को भी उजागर किया है, उसकी आलोचना की है। अब है उपन्यास भारत आया, यानी भारत में उपन्यास कैसे आया है, कैसे भारतीय लेखकों ने उपन्यास की शैली को अपनाया है, वो सब कहानियाँ बताई गई है। अगर हम भारत के अतीत में जाएं तो हम ये पाते हैं कि भारत में लेखन की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमारे भारत में हजारों साल पहले बहुत बड़े महाकाव्य लिखे जा चुके थे। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की जा चुकी थी। तो भारत में गद्य कथाएं पहले भी लिखी जा रही थीं, जैसे कि बाणभट्ट ने 7वीं सदी में संस्कृत में कादम्बरी की रचना की। पंडित विष्णु शर्मा ने लगभग 200 ईसा पूर्व संस्कृत में पंचतंत्र की रचना की। तो हमारे यहाँ पर लेखन की एक समृद्ध परंपरा रही थी। हालांकि मुद्रण का विकास जो है
यूरोपीय शासकों के आने के बाद हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो प्राचीन समय में जो भी रचनाएं की गई हैं वो पांडुलिपियों पे की गई हैं। तो हमारे यहाँ पे प्राचीन समय में भी बड़े बड़े महाकाव्य लिखे जा चुके थे। इसके अलावा फारसी और उर्दू में भी साहस, वीरता और चतुराई के किस्सों की एक लंबी परंपरा थी जिसे दास्तान कहा जाता था। तो भारत में जो आधुनिक उपन्यास है इसका विकास जो है 19वीं सदी में हुआ है, जब भारतीयों का परिचय जो है पश्चिमी उपन्यास से हुआ है। उसके बाद भारत में जो है उपन्यास का विकास हुआ है। यहाँ के जो आरंभिक उपन्यास हैं ये बंगाली और मराठी भाषा में लिखे गए थे। देखिए, मराठी का पहला उपन्यास बाबा पद्मन जी का यमुना पर्यटन था, जिसमें विधवाओं की दुर्दशा को आधार बनाकर एक सीधी सादी कहानी यहाँ पर बताई गई थी। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा भी जाता है कि मराठी का पहला उपन्यास कौन सा है। मराठी का पहला उपन्यास बाबा पद्मन जी का यमुना पर्यटन था। इसके बाद लक्ष्मण मोरेश्वर हाल्बे कृत मुक्तमाला आया और इसके जरिए एक रूमानी कहानी के कलेवर में नैतिक शिक्षा देने की कोशिश की गई थी। रूमानी का मतलब एक कल्पनात्मक कहानी इसमें गढ़ी गई थी और उसके जरिए नैतिक सीख देने का प्रयास किया गया था। नारो सदाशिव रिश्वत ने अपने मराठी उपन्यास मंजू घोष में बेहद सौंदर्यात्मक शैली का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पर मराठी में आरंभिक उपन्यास लिखे गए हैं। देखिए, उस समय के जो औपनिवेशिक शासक हैं वो भारतीयों को पिछड़ा हुआ या फिर ऐसा मानते थे कि भारतीयों के अंदर कल्पना है ही नहीं, इनके अंदर लेखन का या चिंतन का कोई ख्याल आता ही नहीं है। तो उस समय जो भारतीय लेखक हैं उन्होंने अपनी सूझबूझ, अपने लेखन का परिचय देते हुए उपन्यास शैली को अडॉप्ट किया है और अडॉप्ट करने के बाद न केवल ब्रिटिश शासन की आलोचना की है बल्कि राष्ट्रीयता के प्रसार में भी योगदान दिया है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि भारतीय उपन्यासकारों ने देश में आधुनिक साहित्य का विकास करने के उद्देश्य से लिखा जो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और उपनिवेशी शासकों से बराबरी का एहसास जगा सके। अब है दक्षिण भारत में उपन्यास। देखिए, दक्षिण भारतीय भाषाओं की बात करें तो दक्षिण भारतीय भाषाओं में औपनिवेशिक काल के शुरुआती उपन्यास जो हैं वो अंग्रेजी उपन्यासों के अनुवाद के रूप में छपे हैं। यानी दक्षिण भारत के लेखकों ने क्या किया है, जो अंग्रेजी उपन्यास से उनका अनुवाद किया है। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम दिया गया है जिनका नाम है ओ चंदू मेनन, जो कि मालाबार के उप न्यायाधीश थे। इन्होंने बेंजामिन डिज़राइली के उपन्यास हेनरिएटा टेम्पल का मलयालम में तर्जुमा करने की कोशिश की, अनुवाद करने की कोशिश की। हालांकि इन्हें भी बाद में रियलाइज हुआ कि अनुवाद वाकई में प्रासंगिक नहीं है, मलयाली भाषा से बिल्कुल कह सकते हैं एक सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है और काफ़ी ज़्यादा उबाऊपूर्ण है। तो यहाँ पे इन्हें जल्दी ही महसूस हुआ है कि अंग्रेजी उपन्यासों का ठेठ अनुवाद लोगों को निहायत उबाऊ लगता है। इसलिए उन्होंने जो अनुवाद का जो विचार है, अंग्रेजी उपन्यासों का जो अनुवाद का विचार है, इसको छोड़ दिया है। इन्होंने क्या किया है, अंग्रेजी उपन्यासों से प्रेरणा लेकर मलयालम कहानी लिखना स्टार्ट कर दिया है। इंदुलेखा नामक ये मज़ेदार उपन्यास जो है मलयालम का पहला आधुनिक उपन्यास माना गया है, जो कि ओ चंदू मेनन ने लिखा था। ऐसे ही यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है कांडकुरी वीरेशलिंगम। इन्होंने भी अंग्रेजी का एक उपन्यास है उसका तेलुगु में अनुवाद करना स्टार्ट किया, लेकिन बाद में इन्हें रियलाइज हुआ है कि वास्तव में अनुवाद बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, तो उन्होंने अनुवाद की योजना त्याग दी है। फिर 1878 में इन्होंने राजशेखर चरितमु लिखा है। बात करते हैं हिंदी उपन्यास की। देखिए, उत्तर भारत में आधुनिक हिंदी साहित्य के पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी मंडली के कवियों और लेखकों को दूसरी भाषाओं में पुनर्रचना और अनुवाद करने को उत्साहित किया है। यानी हमारे यहाँ पर उपन्यास की जो स्टार्टिंग में योगदान देने वाले व्यक्ति हैं उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम पहले आता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जो भी कलीग हैं या उस समय के जो कवि लेखक हैं उन सबको इंस्पायर किया है, उन सबसे कहा है कि आप दूसरी भाषा में पुनर्रचना कीजिए और अनुवाद करने का प्रयास कीजिए। हालांकि हिंदी का जो पहला उपन्यास है इसको लिखने का श्रेय दिल्ली के श्रीनिवास दास को जाता है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। तो परीक्षा गुरु नामक इस उपन्यास में खुशहाल परिवारों के युवाओं को बुरी संग सोहबत के नैतिक खतरों से आगाह किया गया है। हालांकि परीक्षा गुरु बहुत ज़्यादा पाठक वर्ग को नहीं जुटा पाया था। उसका रीज़न ये था क्योंकि इसकी जो शैली थी उपदेशात्मक थी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं युवाओं को उपदेश पसंद नहीं आते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपदेशों की बातें की गई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पाठक वर्ग इसको नहीं मिले हैं। हिंदी उपन्यास का जो पाठक वर्ग है ये देवकीनंदन खत्री के लेखन से पैदा हुआ है। देवकीनंदन खत्री ने एक रोमानी या कल्पनात्मक उपन्यास लिखा था। उसके बाद इस उपन्यास की ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई थी। ये उनका बेस्ट सेलर उपन्यास बन गया था। उनकी बेस्ट सेलर कृति चंद्रकांता संतति जो फंतासी के तत्वों से बना हुआ एक रोमानी उपन्यास था। आपको याद होगा एक चंद्रकांता सीरियल भी आता था दूरदर्शन पे, वो इसी से इंस्पायर्ड था। इसने हिंदी भाषा और नागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई।
देखिए, प्रेमचंद जब आए हैं लेखन में, तो प्रेमचंद के लेखन के साथ हिंदी का उपन्यास है, इसमें उत्कृष्टता आई है, क्योंकि प्रेमचंद ने उपन्यास लेखन को चरम पर पहुंचा दिया है। प्रेमचंद ने जो अपना लेखन स्टार्ट किया था वो उर्दू से स्टार्ट किया था और बाद में ये हिंदी में भी लिखने लगे थे। 1916 में प्रकाशित उनके उपन्यास सेवा सदन में मूलतः महिलाओं की जो दुरावस्था है इस पर ध्यान दिया गया है, पर बाल विवाह, दहेज जैसे जो सामाजिक मसले हैं वो भी उन्होंने इस सेवा सदन में उठाए हैं। बंगाल में उपन्यास। देखिए, 19वीं सदी के बंगाल के उपन्यास ऐतिहासिक प्रेम कहानियों और समसामयिक महिलाओं की जो घरेलू परिस्थितियां हैं इन पर केंद्रित होते थे। आप लोगों ने बंगाल के पारंपरिक नृत्य के बारे में सुना होगा। बंगाल का पारंपरिक नृत्य जात्रा है, तो जात्रा का भी उस समय काफ़ी ज़्यादा क्रेज था। कलकत्ता का पुराना व्यापारी कुलीन वर्ग संगीत और नृत्य सभाओं, जिसको जात्रा कहा जाता है, और काव्य प्रतियोगिताओं को संरक्षण प्रदान करता था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपने घर में जात्रा का आयोजन करते थे, जिसमें कि उनका पूरा परिवार शामिल होता था, साथ ही साथ इनके जो भी यार दोस्त हैं वो भी इसमें शामिल होते थे। जात्रा के बाद बंकिम चंद्र अपने जो भी साहित्यिक रचनाएं होती थी उनको अपने यार दोस्तों में पढ़ के सुनाते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर एक वाकया बताया गया है कि जब बंकिम ने अपने पहले उपन्यास दुर्गेश नंदिनी को एक ऐसे समूह में पाठ किया है तो सभा ने दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो सभी ने इनकी तारीफ की है। बंकिम की जो उपन्यासों की भाषा थी वो संस्कृत निष्ठ थी, हालांकि उसमें जो स्थानीय बोलियां थी उनका भी पुट शामिल था, वो भी शामिल की गई थी। देखिए, शुरू में बंगाली उपन्यासों में शहरी जीवन की तर्ज पर बोलचाल की शैली का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बाद में लेखकों को रियलाइज हुआ है अगर उपन्यास के किरदारों को रियलिस्टिक या वास्तविक बनाना है तो उनको वैसी ही भाषा बोलते हुए दिखाया जाना चाहिए जैसे कि वो समाज में बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, गरीब तबके के लोगों की जो बोलचाल की भाषा अलग होती है, मजदूर तबके की बोलचाल की भाषा अलग होती है, कोई सेठ है या कोई शासक वर्ग है उसकी भाषा अलग होती है। तो इन लोगों ने भी अपने उपन्यासों में ठीक वैसी भाषा का इस्तेमाल किया जैसी भाषा जो किरदार बोलता था। साथ ही महिलाओं में प्रचलित बोली मेली का उपन्यासों में उपयोग किया गया था। देखिए, बंकिम चंद्र की मृत्यु के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगला उपन्यास को और ज़्यादा विकसित किया। उनके शुरुआती उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होते थे। टैगोर ने मुख्य रूप से औरतों की हालत और राष्ट्रवाद पर भी लिखा है। उनकी ये दोनों चिंताएं जो है घरे बायरे में दिखाई देती हैं। घरे बायरे इनका उपन्यास है, जिसका 1919 में अंग्रेजी में द होम एंड द बर्ड के नाम से अनुवाद किया गया था। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है घरे बायरे किसकी रचना है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद द होम एंड द बर्ड के नाम से किया गया था। 20वीं सदी तक आते आते सरल भाषा में कहानी कहने की उनकी जो काबिलियत है, इस काबिलियत ने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को बंगाल या फिर कह सकते हैं शायद पूरे भारत का सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार बना दिया। यानी 20वीं सदी तक आते आते जो उपन्यासों की भाषा थी वो आम बोलचाल वाली भाषा इसमें शामिल कर ली गई थी। जैसा कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जो उपन्यास होते थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लिष्ट भाषा में होते थे, काफ़ी ज़्यादा संस्कृत भाषा में होते थे। ठीक है, समय के साथ साथ लेखकों को रियलाइज हुआ है कि अगर उपन्यास को और ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाना है, पाठक वर्ग को बढ़ाना है, तो उपन्यास में किरदारों की भाषा वही होनी चाहिए थी जो कि आम जीवन में वो बोलते हैं। अब असम में उपन्यास। देखिए, असम में सबसे शुरुआती उपन्यास जो ईसाई मिशनरी हैं इन्होंने लिखे थे, उनमें से 2 का बंगाली में अनुवाद भी किया गया था। इन उपन्यासों में फूलमड़ी और करुणा नामक उपन्यास भी शामिल थे। 1888 में असमिया विद्यार्थियों ने कोलकाता में असमिया भाषा उन्नति साधन नामक एक संस्था का गठन किया है और जोनकी के नाम से एक पत्रिका निकालनी स्टार्ट कर दी है। रजनीकांता बारदोली ने असम में मनोमती के नाम से पहला एक बड़ा ऐतिहासिक उपन्यास लिखा था और ये उपन्यास जो था ये बर्मी अतिक्रमण के बारे में ये उपन्यास लिखा गया था। अब है उड़िया उपन्यास। 1870-78 में नाटककार रामशंकर राय ने सौदामिनी के नाम से पहले उड़िया उपन्यास का धारावाहिक प्रकाशन स्टार्ट किया। हालांकि ये इसे पूरा नहीं कर पाए, यानी इन्होंने इस धारावाहिक उपन्यास को निकालना स्टार्ट तो किया है लेकिन इसकी आखिरी सीरीज नहीं निकाल पाए हैं। 30 साल के भीतर उड़ीसा में फकीर मोहन सेनापति के रूप में एक बड़ा उपन्यासकार पैदा हुआ है। उनके एक उपन्यास का नाम 6 माणों 8 गुंठों, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 6 एकड़ और 32 गट्ठे जमीन, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। देखिए, ये भी जो है उपन्यास जो कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। अगर आप कहीं पेपर देते हैं और हिंदी भी उसमें शामिल, हिंदी व्याकरण या हिंदी का साहित्य का इतिहास पूछा जाता है तो उसमें पूछा भी जाता है कि 6 माणों 8 गुंठों ये किसकी साहित्यिक कृति है। ये फकीर मोहन सेनापति की साहित्यिक कृति है। इस उपन्यास के साथ एक नए किस्म के उपन्यास की धारा शुरू हुई जो जमीन और उसके हक के सवाल से जुड़ी हुई थी। यानी इन्होंने जमीन के मालिकाना हक को लेकर उपन्यास में आवाज़ उठाई थी और इसी के साथ अन्य उपन्यासकार भी इससे प्रेरित हुए हैं।
औपनिवेशिक जमाने में उपन्यास, यानी हमारे भारत में उपन्यास का इस्तेमाल कैसे किया गया। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेज़ों को भारत के बारे में जो जानकारी है, भारत के लोगों के बारे में, यहाँ के रहन सहन के बारे में, उनकी रीति रिवाजों के बारे में जानकारी मिली है, वो साहित्यिक कृतियों से मिली है। अंग्रेज़ों ने भारत की साहित्यिक कृतियों का अध्ययन किया था, तो उन साहित्यिक कृतियों से अंग्रेज़ों को भारत के तौर तरीकों को सीखने की जानकारी मिली। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, औपनिवेशिक सरकार को उपन्यासों में देसी जीवन व रीति रिवाज से जुड़ी जानकारी का बहुमूल्य स्रोत नजर आया है। उन्हें पढ़कर लोगों के पहनावे, ओढ़ावे, पूजा पाठ, उनके विश्वास और आचार आदि के बारे में सहज पता चल सकता था। तो इन सब के बारे में पता चल जाएगा तो किसी देश के ऊपर या किसी देश की जनता के ऊपर शासन करना आसान हो जाएगा। तो उन्होंने शुरुआत में इसका इस्तेमाल ऐसे ही किया है। अब देखिए, हिंदुस्तानियों ने उपन्यास का इस्तेमाल कैसे किया। हिंदुस्तानियों ने उपन्यासों का इस्तेमाल समाज में जो उनकी नज़र में बुराइयां थीं, उनकी आलोचना करने और उनके इलाज को सुझाने के लिए किया था। यानी उस समय के समाज में क्या क्या कुरीतियाँ थी, क्या क्या बुराइयाँ थी। सबसे बड़ी बुराई तो औपनिवेशिक शासन की थी, जिसमें कि शोषण लगातार हो रहा था। इसके अलावा समाज में व्याप्त अन्य जो बुराइयाँ थी, उनके ऊपर भी लिखना स्टार्ट किया है। देखिए, उस समय औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राष्ट्रीयता का प्रसार करना भी जरूरी था। तो इन्होंने जो है, जो प्राचीन जो परंपराएं हैं या प्राचीन जो घटनाएं घटित हुई थी, प्राचीन जो हमारे जो भी नायक रहे थे, उनसे प्रेरणा लेते हुए राष्ट्रवादी उपन्यास लिखे हैं। प्राचीन काल का महिमा गायन करके इन कृतियों ने अपने पाठकों में राष्ट्रीय गौरव की भावना का संचार किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समय के साथ साथ लेखकों को ये लगने लगा है कि उपन्यास में जो किरदार या पात्र हैं, अगर उनको रियलिस्टिक दिखाना है तो यहाँ पर जरूरी ये है कि उनकी भाषा भी एकदम आम बोलचाल वाली भाषा होनी चाहिए थी। जैसा कि वो अपनी आम जिंदगी में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वही भाषा उपन्यास में भी दिखाई जानी चाहिए थी। तो उपन्यास का कौन सा पात्र किस तरह बोलता है, यह उसके इलाके, वर्ग या जाति का परिचायक बन गया। देखिए, 1899 में गुलावड़ी वेंकटराव द्वारा लिखे गए कन्नड़ उपन्यास इंदिराबाई में नायिका का बूढ़े व्यक्ति के साथ बाल विवाह हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसका पति मर जाता है। तो पति के मरने के बाद उसके विधवा जीवन को दिखाया जाता है। अपने विधवा जीवन के दौरान वो लड़की जो है शिक्षा ग्रहण करती है, तो उस समय भी उसका विरोध होता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो पुनर्विवाह करती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो उपन्यास थे, इस तरह की जो कहानियाँ लिखी गई थी, उनके जरिए जो नारी चेतना है या नारी को सशक्त करने की जो भावना है, उसके विकास पर बल दिया गया था। तमिल भाषा के सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक उपन्यासकार जो आर कृष्णमूर्ति रहे हैं, जो कि कल्कि के नाम से लिखते थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनको कल्कि कृष्णमूर्ति भी कहा जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और वे प्रसिद्ध तमिल पत्रिकाओं जैसे कि आनंद विकटन और कल्कि के संपादक थे। तो यहाँ पर उनका चित्र यहाँ पर दिया गया है। आधुनिक होने की समस्याएं। देखिए, उस समय जो भी उपन्यास लिखे जा रहे थे, उसमें कल्पनाओं का इस्तेमाल किया गया था। एक कल्पना जगत बनाया गया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल्पना जगत का जो रचा हुआ संसार है, उसका वास्तविक संसार से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। उपन्यासों में दुनिया की असलियत वैसी नहीं दिखाई जाती थी जैसी वह वाकई में है। सामाजिक उपन्यासकार बहुधा आदर्श नायक नायिकाएं पेश करते थे, जिन्हें उनके पाठक सराह सकें, जिनका वे अनुसरण कर सकें। यानी कई उपन्यासों में यह था कि वहाँ पर आदर्श नायक नायिका के किरदार बनाए गए थे ताकि समाज के लोग भी उनका अनुसरण कर सकें। चंदू मेनन की इंदुलेखा के रूप में जिस पात्र का सृजन किया, उस अपूर्व सुंदरी में कई अद्भुत बौद्धिक और कलात्मक प्रतिभाएं थीं और वो संस्कृत और अंग्रेजी की पढ़ी हुई लड़की थी। तो कहीं ना कहीं उस समय के उपन्यासकार जो हैं, जो समकालीन समाज है या समकालीन जो औपनिवेशिक परिस्थितियां हैं, उनसे भी इन्फ्लुएंस रहे थे। ज़्यादातर उपन्यास के नायक नायिकाएं आधुनिक दुनिया की पैदाइश थे। औपनिवेशिक युग में अंग्रेजी शिक्षित वर्ग को पाश्चात्य रहन सहन और विचार आकर्षित करते थे। उस समय जो भी भारतीय अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे, उनको पाश्चात्य रहन सहन और विचार आकर्षित कर रहे थे। तो इन सब विचारों की छवि हमें उपन्यासों में देखने को मिलती है। पाठ का आनंद। दुनिया भर की तरह उपन्यास भारत में भी मध्य वर्ग के मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बन गया था। अब आप लोगों के मन में ख्याल आएगा कि ये मध्य वर्ग आया कहाँ से और मध्य वर्ग कौन सा मध्य वर्ग है। देखिए, जिस समय भारत में उपन्यास लिखे जा रहे थे, ठीक उसी समय भारत में औद्योगिकरण का विस्तार भी हो रहा था। तो औद्योगिकरण के विस्तार के चलते लोग गांव से निकलकर शहरों में आ रहे थे। तो जब लोग गांव से शहरों में आने लगे, तो उनके जो घनिष्ठ संबंध थे वो भी टूटने लगे थे। अब चूंकि शहर भीड़भाड़ वाले थे, शहरों में गांव की तरह आज़ादी तो थी नहीं कि भाई मनमर्जी में कहीं भी घूम लें, किसी के साथ बैठ लें, बात कर लें। लोग अपने काम से काम रखने लगे थे। ऐसे में जब भी लोग अपने काम धंधे से वापस आते थे, तो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करते थे।
तो उस समय उपन्यास जो सबसे बड़ा साधन था। लोग जो है जब भी फुर्सत मिलती थी तो उपन्यास पढ़ते थे। तो ऐसे करके उस समय का जो शहरी मध्य वर्ग है वो उपन्यास की तरफ बढ़ गया है। तो उस समय का जो मध्य वर्ग है वो सबसे बड़ा उपन्यास का पाठक बन गया है। सचित्र किताबें, दूसरी भाषाओं से अनुवाद, लोकप्रिय गाने जिन्हें कभी कभी समसामयिक घटनाओं के आधार पर रचा जाता था, ये सब मनोरंजन के नए साधन थे। पाठकों की मांग को पूरा करने के लिए जासूसी और रहस्यात्मक उपन्यास तो कई बार कई दफे छापने पड़ते थे। देखिए, उपन्यास के पाठन से यहाँ पर एक चीज का विकास लोगों में हुआ है। अब लोग मौन रहकर पढ़ना सीख गए हैं। यानी कितनी भी भीड़ हो, कितना भी शोरगुल हो, अगर कोई व्यक्ति उपन्यास में इंटरेस्ट ले रहा है तो वो मौन होकर पढ़ सकता है। तो यहाँ पर उपन्यास की मदद से लोगों ने मौन रहकर पढ़ना सीखा है। महिलाएं और उपन्यास। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उपन्यासों में आधी हकीकत थी और आधा कल्पना जगत था। कई उपन्यास ऐसे थे जो कि एंटरटेनमेंट के पर्पज से लिखे गए थे, जिनमें कि पूरा का पूरा रूमानी तेवर दिया गया था, यानी कल्पना जगत का ही पूरा दिखावा किया गया था। तो पाठक जो थे उपन्यास को पढ़ते पढ़ते कल्पना जगत में चले जाते थे। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि उपन्यास के पाठक जो है हकीकत की दुनिया से काल्पनिक जगत में चले जाते थे। कुछ लोगों को इस बात की चिंता भी होने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं समाज की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी, खास करके महिलाओं को लेकर, क्योंकि उपन्यासों में महिलाओं को लेकर कई बातें लिखी हुई थी। उनकी आज़ादी को लेकर, उनकी क्रांति को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, या फिर जो पारंपरिक परंपराओं में जो महिलाएं बंधी हुई थी उनको आज़ाद करने को लेकर कई तरह की बातें उपन्यासों में लिखी हुई थी। तो कई लोगों को लगता था कि उपन्यास पढ़कर महिलाएं बिगड़ जाएंगी। तो कुछ लोगों ने पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर लोगों से अपील की कि वे उपन्यासों के नैतिक दुष्प्रभाव से बचें। देखिए, कुछ माँ बाप ऐसे भी थे जो उपन्यासों को अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखने के लिए उन्हें किसी ऊंची जगह पर रख देते थे, जैसे छज्जे वगैरह पर रख देते थे। कुछ भाषाओं में महिलाओं की सबसे शुरुआती रचनाएं कविताएं, लेख या आत्मकथात्मक बयान थी। देखिए, जब महिलाओं ने पढ़ना स्टार्ट किया है तो महिलाओं ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना भी स्टार्ट किया है। तो महिलाओं ने भी शुरुआत में कविताएं लिखी हैं, लेख लिखे हैं, आत्मकथात्मक बयान भी लिखे हैं। 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में दक्षिण भारत की लेखिकाओं ने उपन्यास और कहानियां भी लिखना शुरू कर दी थी। देखिए, कई उपन्यासों की मूल कथानक प्रेम कहानियों में ऐसी महिलाएं आती थीं जो अपने साथी या रिश्ते को स्वयं चुन सकती थीं। देखिए, उस समय आप लोग जानते हैं पितृसत्तात्मक समाज का बोलबाला था, फिर भी महिलाओं ने यह प्रयास किया है कि अपने विचारों को स्वच्छंद करें। तो उन्होंने अपनी जो कल्पना है उसको उपन्यास में लिखा है। तो कई उपन्यासों में उन्होंने ऐसा दिखाया है कि जो उपन्यास की नायिका है या महिला है उसने अपने चयन से अपना जीवन साथी या अपना पार्टनर चुना है। यहाँ पर एक नाम रुकैया हुसैन का भी आता है। रुकैया हुसैन समाज सुधारक थी। इन्होंने विधवा होने के बाद कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने अंग्रेजी में सुल्ताना ड्रीम नाम का एक उपन्यास लिखा था। सुल्ताना ड्रीम का मतलब है सुल्ताना का स्वप्न, जो कि एक व्यंग्यात्मक फंतासी लिखी थी। देखिए, सुल्ताना ड्रीम में क्या था? सुल्ताना ड्रीम में इन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहाँ पर महिला ही सब कुछ कर रही थी, यानी यहाँ पर महिला ही पूरी लीडर की भूमिका में थी, सारे काम महिला ही कर रही थी और पुरुष उनके फॉलोअर थे। तो यहाँ पर इस उपन्यास के माध्यम से इन्होंने जो पितृसत्तात्मक समाज है उस पर एक व्यंग्यात्मक फंतासी लिखी थी, एक व्यंग्य किया था। उनके उपन्यास पद्मराग ने अपनी किस्मत का फैसला खुद करके महिलाओं की दशा सुधारने का आह्वान किया। यानी एक तो इनका उपन्यास सुल्ताना ड्रीम था और दूसरा उपन्यास इनका पद्मराग था। इसमें भी इन्होंने महिलाओं की उन्नति को लेकर लिखा है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि महिलाओं को अपनी किस्मत का फैसला लेने का अधिकार है और महिलाएं अपना फैसला लेकर जो कुछ करना चाहें कर सकती हैं। ईसाई धर्म प्रचारक और बंगाली के शायद पहले उपन्यास करुणा ओ फूलमणिर विवरण, इसकी लेखिका हाना मुलेंस ये अपने पाठकों को बताती हैं कि वे गुप्त रूप से लिखा करती थीं। 20वीं सदी में सैलवाला घोष जया इसलिए लिख पाई थी क्योंकि उन्हें उनके पति ने संरक्षण प्रदान किया था। तो आप लोग समझ सकते हैं उस समय की महिलाएं वो भी अपने विचारों को लिखना चाह रही थी, क्योंकि सामाजिक और पारिवारिक बंदिशों के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तो कुछ महिलाओं ने चोरी छिपे पढ़ना सीखा है, तब उन्होंने अपना साहित्य लिखा है। जाति प्रथा, निम्न जातियां और अल्पसंख्यक। देखिए, उपन्यासों में न केवल समाज के उच्च तबके को लेकर बल्कि समाज के जो निम्न या निचले तबके हैं या निम्न जातियां हैं जिनको अछूत भी माना जाता है, उनके उत्थान को लेकर भी लिखा है। यहाँ पर एक उपन्यास का जिक्र भी किया गया है और ये उपन्यास ओ चंदू मेनन का इंदुलेखा है, जो कि एक प्रेम कहानी थी, लेकिन यह उच्च जाति की एक वैवाहिक समस्या से भी रूबरू थी। वैवाहिक समस्या इसमें क्या थी? देखिए, उस समय नंबूदिरी ब्राह्मण केरल के बड़े जमींदार थे और नायरों का एक बड़ा तबका उनके
रैयत या लगानदार थे। यानी कहने का मतलब ये है कि केरल में उस समय जो नंबूदिरी ब्राह्मण थे ये शासक की हैसियत में थे, ये जमींदार थे, और नायर लोग जो थे इनको लगान चुकाते थे। अब इनके और इनके बीच में रिश्ता भी था। नायर लोग जो हैं अपनी लड़कियों को नंबूदिरी ब्राह्मणों में ब्याह सकते थे, यानी नंबूदिरी ब्राह्मण जो है नायरों की लड़कियों को एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन नंबूदिरी ब्राह्मण जो अपनी लड़कियों को नायरों में नहीं ब्याहते थे। वो नंबूदिरी ब्राह्मणों में ही अपनी लड़कियां भेजते थे, लेकिन नायरों की लड़कियों को एक्सेप्ट कर सकते थे। आपने उत्तर भारत में भी ऐसी जातियों में देखा होगा, कई जातियों में ऐसा है कि एक जाति के भीतर ही कई ऐसे गोत्र या कई ऐसी उपजातियां होती हैं जिनको अपने से नीचे माना जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि उन निचली माने जाने वाली जो उपजातियां हैं उनकी लड़कियों को अपने में ब्याह तो लेते हैं, लेकिन अपनी लड़कियों को निचली मानी जाने वाली उपजातियों में नहीं ब्याहते हैं। ऐसा उत्तर भारत में भी कई जातियों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वही समस्या थी। अब देखिए कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद कुछ नायर लोग जो हैं वो धन अर्जित करके अमीर बन जाते हैं। तो अमीर बने नायरों की जो नई पीढ़ी है, ये नायर महिलाओं के साथ जो नंबूदिरी ब्राह्मणों के रिश्ते हैं इन पर आपत्ति जताने लगती है। यानी ये लोग ये आवाज़ उठाते हैं कि भाई कब तक हमारी लड़कियां नंबूदिरी ब्राह्मणों में जाएंगी, नंबूदिरी ब्राह्मणों को भी अपनी लड़कियां नायरों में ब्याहनी चाहिए। इस तरह की आवाज़ ये उठाते हैं। तो जो ओ चंदू मेनन का इंदु लेखा है उसमें भी यही बात दिखाई गई है कि इंदु लेखा से शादी के लिए आने वाला एक सूरी नंबूदिरी नामक एक बेवकूफ़ जमींदार है। यानी कहने का मतलब यह है कि इंदु लेखा से शादी के लिए एक युवक आता है जिसका नाम है सूरी नंबूदिरी, जो कि नंबूदिरी ब्राह्मण है, जो कि एक जमींदार है। तो इसको बुद्धिमान नायिका अस्वीकार कर देती है, इसको रिजेक्ट कर देती है, और इसके स्थान पर पढ़े लिखे सुंदर व्यक्ति जो कि एक नायर है, नायर जाति से आता है, माधवन को चुनती है। यानी माधवन एक नायर जाति से आने वाला व्यक्ति है और इंदु लेखा जो है नंबूदिरी ब्राह्मण परिवार से आने वाली लड़की है। तो इंदु लेखा जो है नंबूदिरी ब्राह्मण परिवार में शादी न करके नायर जाति के माधवन को ही चुनती है। इंदिराबाई और इंदु लेखा जैसे उपन्यास उच्च जाति के उपन्यासकारों द्वारा मूल रूप से वैसे चरित्रों को लेकर लिखे गए थे जैसे कि उस समय की कुरीतियों में व्याप्त था, उस समय के समाज में जो समस्याएं व्याप्त थीं उन किरदारों को लेकर ही इन्होंने ये उपन्यास लिखे थे। ऐसे ही उत्तरी केरल की निम्न जाति से आने वाले लेखक पोथेरी कुजाम्बू ने 1892 में सरस्वती विजयम नामक उपन्यास लिखा है जिसमें जाति दमन की इन्होंने कड़ी निंदा की है। देखिए सरस्वती विजयम निम्न जाति के लोगों की तरक्की के लिए शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। एक और उपन्यासकार का नाम दिया है, ये है तक्सी शिवशंकर पिल्लय। इनके द्वारा लिखित उपन्यास चेम्मीन केरल के मछुआरा समुदायों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। देखिए बंगाल में भी 1920 के आसपास कई लेखकों ने किसानों और निम्न जातियों के जुड़े हुए जो मामले थे ये उठाए थे। ऐसे एक व्यक्ति का नाम यहाँ दिया गया है, इनका नाम है अद्वैत मल्ला बर्मन। इन्होंने तीतास एकटी नदी नाम के रूप में तीतास नदी में मछली मारकर जीने वाले मल्लाहों के जीवन पर एक महाकाव्यात्मक उपन्यास लिखा था। हालांकि सारे उपन्यास केवल हिंदू लेखकों ने ही नहीं लिखे हैं, कुछ उपन्यास अल्पसंख्यक तबके से आने वाले मुस्लिम लेखकों ने भी लिखे हैं। तो यहाँ पर एक मुस्लिम लेखक का नाम भी दिया गया है, ये है वैकोम मोहम्मद बशीर। तो वैकोम मोहम्मद बशीर मलयालम में मशहूर होने वाले शुरुआती मुस्लिम उपन्यासकारों में से एक थे। देखिए इन्होंने कोई प्रॉपर शिक्षा तो नहीं ली थी, इन्होंने जो कुछ भी सीखा था वो समाज से सीखा था। इधर उधर रहकर इन्होंने अपने आप से सब चीज़ें सीखी थी और अपनी अनुभवों के आधार पर इन्होंने अपनी कृतियों की रचना की थी। राष्ट्र और उसका इतिहास। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं औपनिवेशिक जो शासक हैं या औपनिवेशिक जो इतिहासकार हैं वो हिंदुस्तानियों को कमज़ोर, ब्रिटिशों की तुलना में कमतर मानते थे। उनका मानना ये था कि भारतीयों के पास ना तो अपना उत्थान करने, ना ही अपना विकास करने का कौशल है, ना ही ज्ञान है। तो उन्होंने जो भी इतिहास लिखा है, जो भी भारतीयों के बारे में साहित्य लिखा है, उसमें भारतीयों को निम्न स्तर का दिखाया है। तो इस बात को लेकर हमारे जो भारतीय लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज भी थे। तो भारतीय लोगों ने भी अपनी अतीत का महिमा मंडन करते हुए अपने वर्तमान को उनके सामने रखा है ताकि लोगों के मन में भी राष्ट्रीयता का विकास हो सके और वो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष में उनका सहयोग कर सकें। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में हिंदुस्तानियों को आमतौर पर कमज़ोर, आपस में विभाजित और अंग्रेजों पर निर्भर बताया जाता था। तो कई भारतीय लेखकों ने इसका विरोध भी किया है। यहाँ पर बंगाल में कई सारे उपन्यास मराठों और राजपूतों को लेकर लिखे गए थे। इनसे अखिल भारतीयता का एहसास पैदा हुआ। यानी कि हमारे जो भारतीय लेखक हैं उन्होंने अतीत को ध्यान में रखते हुए, अतीत का गुणगान करते हुए वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, वर्तमान की जो भी परेशानियाँ हैं उनको सामने रखा है और लोगों से आह्वान किया है कि देखो अतीत में हम ऐसे रहे हैं, वर्तमान में जो समस्याएं आई हैं, अगर हम अतीत वाले
माहौल में फिर से चले जाएं तो हम वर्तमान की समस्याओं से लड़ सकते हैं। तो इन्होंने अतीत के जो भी कैरेक्टर हैं उनको ध्यान में रखते हुए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है। भूदेव मुखोपाध्याय कृत अंगुरिया बिनुमाय बंगाल में लिखा जाने वाला पहला ऐतिहासिक उपन्यास था। इसके नायक शिवाजी जो हैं धूर्त और कुटिल औरंगजेब से कई बार लोहा लेते हैं। तो उस समय इस तरह के प्रेरणात्मक उपन्यास भी लिखे गए थे ताकि लोगों के मन में अखिल भारतीयता या राष्ट्रीयता का विकास हो सके। देखिए, उपन्यास में कल्पित राष्ट्र में इतनी ताकत थी कि इससे प्रेरित होकर असली राजनीतिक आंदोलन भी उठ खड़े हुए, जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ। ये मुसलमानों से लड़कर हिंदू साम्राज्य स्थापित करने वाले हिंदू सैन्य संगठन की कहानी कहता है। तो आनंद मठ पढ़कर यहाँ पर एक राष्ट्रीय आंदोलन भी खड़ा हो गया था ताकि हिंदू समाज की स्थापना या हिंदू साम्राज्य की स्थापना की जा सके। उपन्यास और राष्ट्र निर्माण। उस समय के कई उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों के जरिए भारतीय जनता को एकजुट करने का प्रयास किया है। भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता के प्रसार के लिए इन्होंने अतीत की जो वीरगाथाएं हैं इनका सहारा लिया है ताकि भारतीयों के अंदर चेतना जगा के ये अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष लड़ सकें। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि साहस और शक्तिशाली अतीत के आह्वान के जरिए उपन्यास को एक साझे राष्ट्र के एहसास को लोकप्रिय बनाने में मदद मिली। अब चूंकि अतीत की वीर गाथाओं का महिमा मंडन करने से भी काम नहीं चल सकता था, क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अतीत में केवल कुछ जातियां ही शासक की भूमिका में थीं। सभी जातियों को लड़ने का अधिकार नहीं था, केवल कुछ जातियां ही शासक या सेनापति या फिर सेना में शामिल हो सकती थीं। तो वर्तमान की समस्या अलग थी, वर्तमान की समस्या जटिल थी। वर्तमान में जब तक सभी समाज के वर्ग अपना योगदान नहीं देते तब तक वो अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते थे। तो साझा समाज दिखाने का एक और तरीका ये था कि उपन्यास में हर तबके या वर्ग के चित्र गढ़े जाएं। इस बात को प्रेमचंद ने बखूबी अपने उपन्यासों में उतारा। प्रेमचंद के उपन्यासों में समाज के हर स्तर से आए नानाविध शक्तिशाली चरित्र हैं। देखिए, प्रेमचंद ने प्राचीन इतिहास के मुँह से परहेज किया है। उनके उपन्यासों में अतीत के महत्व को न भूलते हुए भविष्य की ओर देखने की पहल दिखाई देती है। यानी अगर आप प्रेमचंद जी के उपन्यास पढ़ते हैं तो उनमें पाते हैं उनके जो किरदार हैं वो आम जिंदगी के किरदार हैं। उस समय का जो तत्कालीन समाज था उस समाज से प्रेरित किरदार हैं। रंगभूमि का केंद्रीय चरित्र सूरदास तथा कथित एक अछूत जाति का ज्योतिहीन भिखारी है। गोदान जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था, ये प्रेमचंद की सबसे मशहूर कृति है और यह उपन्यास जो है भारतीय किसानों पर लिखा गया महान उपन्यास है। इसके जो किरदार हैं, इनके जो पात्र हैं, इसमें जो ग्रामीण इलाकों में उस समय जो शोषण चल रहा था, ग्रामीण इलाकों में जो किसानों का शोषण किया जा रहा था, उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शोषणकारी जमींदारी प्रथा को इसमें दिखाया गया है, कैसे शोषणकारी जमींदारी प्रथा ने किसानों को नुकसान पहुंचाया है, वो सब चीज़ें यहाँ पर इसमें बताई गई हैं। तो इसी वीडियो के साथ क्लास 10th NCERT हिस्ट्री की ये पुस्तक समाप्त हो जाती है। देखिए, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में स्टार्टिंग से बताता आया हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स में इन अध्यायों के नोट्स के साथ साथ इनके अभ्यास प्रश्नों की सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।